विकास रंजन सर का नाम आपने न जाने कितने टॉपर्स के जुबान से सुना होगा। पिछले 16 से भी ज्यादा सालों से विकास सर सोशियोलॉजी के लिए गाइडेंस एंड टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उनकी सोशियोलॉजी गाइडेंस ने अनेक एस्पिरेंट्स के सपनों को हकीकत में भी बदला है। यही कारण है कि हर साल कई टॉपर्स विकास रंजन सर का नाम यूपीएससी में सफल होने के बाद लेते हैं। और अगर आप भी एक सफल यूपीएससी टॉपर बनना चाहते हैं तो ट्रायम्फ आईएएस लेकर आ रहा है सीएससी 2026-2027 के लिए एक एक्सक्लूसिव बैच। ये बैच आपकी सीएससी 2026 की प्रिपरेशन के लिए एक बेस्ट बैच हो सकता है। यहां मिलेगा आपको इन डेप्थ कवरेज ऑफ यूपीएससी सिलेबस, वो भी कंटेम्पररी ओरिएंटेशंस एंड एप्लीकेशन के साथ। आपको मिलेंगे रेगुलर असाइनमेंट हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और बेहतर हो सके। हर क्लास के बाद विकास रंजन सर के साथ 1-on-1 डाउट डिस्कशन सेशन। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही कॉल करें नीचे दिए गए नंबर्स पे, या आप ट्रायम्फ आईएएस की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। डोंट वेट नाउ, जॉइन दीज एक्सक्लूसिव सोशियोलॉजी बैचेस। नमस्कार, मेरा नाम शगुन कुमार है। मैंने सिविल सर्विसेज 2024 की एग्ज़ाम में AIR 100 हासिल किया है और आज DKT के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ। ये पर्टिकुलर वीडियो प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी के बारे में होगा। मेरी जर्नी 5 अटैम्प्ट की थी, जो मैंने पहला अटैम्प्ट 2020 में दिया था। और इन 5 अटैम्प्ट में जो अच्छी बात रही वो ये रही कि मैं 5 अटैम्प्ट में अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर कर पाया और एक अच्छे मार्जिन से मैं उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया। तो आज मैं अपनी प्रीलिम्स स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के ज़रिए। तो प्रीलिम्स में सबसे पहले जो हम नए एस्पिरेंट्स होते हैं, उनका जो सबसे प्रथम डाउट होता है वो डाउट होता है बुक लिस्ट को लेके। तो मैं एक जर्नल अपनी बुक लिस्ट आप लोगों को बता देता हूँ जो मैंने इस एग्ज़ाम के लिए फॉलो की थी। हिस्ट्री के लिए जो एक डाउट होता है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, मैंने स्वयं ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ी थी फॉर बोथ एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने जैसा कि सब लोग प्रीफर करते हैं, स्पेक्ट्रम की बुक बाय राजीव अहीर वो पढ़ी थी। इसके साथ साथ मैंने लूसेंट की जनरल नॉलेज की जो बुक आती है उसकी काफ़ी हेल्प ली थी एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के पार्ट्स के लिए, क्योंकि वो बहुत ही फैक्चुअली लोडेड बुक है जो कि इस एग्ज़ाम में के फैक्चुअल क्वेश्चंस को में डील करने के लिए हमारी काफ़ी हेल्प करती है। तो लूसेंट मेरे ख्याल से एक हिडन जेम है विच कैन बी यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर प्रिपेयरिंग हिस्ट्री। इसके अलावा जियोग्राफी के लिए मैंने राज तनिल मैम के वीडियोस देखे थे जो कि मृणाल सर के चैनल पे अवेलेबल हैं। उनसे एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है और जो बेसिक सोर्स था वो 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी थी। वो मेरे ख्याल से एक इनफ सोर्स है एज फार एज जीएस की जियोग्राफी इज कंसर्न्ड। पॉलिटी के लिए आप सबने सुना ही होगा, लक्ष्मीकांत वॉज द बुक जो मैंने यूज़ करी थी। और इसके अलावा इकोनॉमी के लिए मैंने मृणाल सर के वीडियोस देखे जो कि उनके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। वो वीडियोस थोड़े पुराने हैं बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हासिल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। इसके अलावा मैंने विवेक सिंह सर की इंडियन इकोनॉमी पे जो बुक आती है वो पढ़ी थी। और साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक पढ़ी थी फॉर बेसिक नॉलेज और उसको टॉपअप किया था करंट अफेयर्स के नॉलेज से। और साइंस एंड टेक मेरा मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड था। करंट अफेयर्स के सोर्सेज के बारे में अगर मैं कहूँ तो जो मेन सोर्स था वो थे न्यूज़पेपर। मैंने इंडियन एक्सप्रेस को काफ़ी थोरोली फॉलो किया था अपनी प्रिपरेशन में, जो कि करंट अफेयर्स का एक सोर्स बना। उसके प्रीलिम्स के लिए मैं बहुत छोटे नोट्स बना लेता था फ्रॉम द न्यूज़पेपर, ताकि बार बार उस न्यूज़पेपर को जाके पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बट आई कीप दोज नोट्स वेरी प्रिसाइज और काफ़ी छोटे। और इसके अलावा जो मैंने करंट अफेयर मैगजीन यूज़ करी थी वो मैंने विजन आईएएस की मंथली मैगजीन यूज़ करी थी। उस मैगजीन को मैं सेलेक्टिवली PYQs के हिसाब से पढ़ता था। पूरी मैगजीन पढ़ने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। उस मैगजीन के कुछ पार्ट्स ज़रूर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पार्ट्स को मैं पढ़ता था। जो दूसरा डाउट आता है एस्पिरेंट्स का वो आता है प्रीलिम्स की नोट मेकिंग को लेके। तो जहाँ तक मेंस का सवाल है, मेंस का सिलेबस बहुत डिफाइंड है और उसके हम आराम से नोट्स बना सकते हैं, पर प्रीलिम्स की नोट मेकिंग अपने आप में एक चैलेंज होती है। तो इसलिए मैंने प्रीलिम्स की बहुत लिमिटेड अमाउंट में नोट मेकिंग करी थी। जहाँ तक बेसिक बुक्स का सवाल है, जैसे कि जियोग्राफी की बुक हो गई या ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए हो गई या लक्ष्मीकांत हो गई, मैं इनमें अंडरलाइनिंग अप्रोच को यूज़ करता था।
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको मैं अंडरलाइन कर लेता था, मार्क कर लेता था। तो ये मैंने बहुत स्पेसिफिक प्रीलिम्स के नोट्स नहीं बनाए थे। मैं बार बार बुक्स को रिविजिट करके उनको रिवाइज, मैक्सिमम टाइम रिवाइज करने की कोशिश करता था। और जो कि करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के जो न्यूज़पेपर हैं उसके मैं बहुत वन लाइनर शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करता था। वो नोट्स ज़्यादा बल्कि ना हो, मेरी बस ये कोशिश रहती थी, क्योंकि बार बार न्यूज़पेपर को रिविजिट करना मुश्किल होता है। बुक को हम ज़रूर रिविजिट कर सकते हैं, बट न्यूज़पेपर एक बार आपने पढ़ लिया फिर उसको बार बार जाके देखना इज़ अ टफ टास्क। जहाँ तक करंट अफेयर्स की मैगजीन का सवाल है, वो मैं ऑनलाइन मोड में पढ़ता था और मैं उसको PDF मार्कर्स के जरिए मार्क कर लेता था। और इस तरीके से मैंने प्रीलिम्स के जो मार्किंग है वो करी। तो नोट मेकिंग सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर की करी, और बाकी हर चीज़ में मैं बुक्स को रिविजिट करके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अंडरलाइन कर लेता था। मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि वो क्या रीज़न रहा कि मैं अपनी अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स थोड़ा कंफर्टेबल तरीके से क्लियर कर पाता था। तो मैं अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को, अपने पूरे एक्सपीरियंस को 5 ब्रॉडर पॉइंट्स में ब्रेक करना चाहूँगा, ताकि हम आराम से उन पॉइंट्स को समझ सकें। तो जो मेरा पहला जो क्राइटेरिया था जिसने मेरी प्रीलिम्स में काफ़ी हेल्प करी, वो मेरे हिसाब से था स्टैटिक पोर्शन पे अच्छी कमांड होना। स्टैटिक पोर्शन से मेरा मतलब है 4 बेसिक सब्जेक्ट्स जो कि होते हैं पॉलिटी, जियोग्राफी, इको और हिस्ट्री। तो इनके मैंने जो रिसोर्सेज बनाए, मैंने कभी दूसरे किसी रिसोर्स पर जाने की कोशिश ज़्यादा नहीं करी। अपने ही रिसोर्सेज को बार बार रिवाइज करता रहा, और इन चारों सब्जेक्ट में जितनी मेरे को नॉलेज, एक्सपर्टीज़ आ पाए अपने रिसोर्सेज की, वो मैंने पूरी कोशिश करी। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, ये प्रीलिम्स में 50 से 60 क्वेश्चंस का एक बल्क बनाते हैं, और ये इनके काफ़ी क्वेश्चंस आपकी बेसिक बुक से और आपकी बेसिक नॉलेज से सॉल्व हो सकते हैं। जैसे पॉलिटी के काफ़ी क्वेश्चंस, अगर पॉलिटी के हर साल 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन अप्लाइड नॉलेज ऑफ लक्ष्मीकांत से आराम से सॉल्व हो सकते हैं। तो अगर आपकी लक्ष्मीकांत स्ट्रॉन्ग है, इस तरीके से 2024 के प्रीलिम्स में देखा गया कि ज्योग्राफी के काफ़ी क्वेश्चन थे, 10 से 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे, और उन क्वेश्चंस को आप 11-12 की NCERT से बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे। तो अगर हम अपने स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग कर लें, तो हमारे प्रीलिम्स में बहुत कंफर्टेबल मार्क्स आ जाते हैं, और हम कट ऑफ के काफ़ी क्लोज पहुंच जाते हैं। तो इन 4 सब्जेक्ट के स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करना वॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। इसके लिए मैं अपने बेसिक बुक्स का और अपने बेसिक रिसोर्सेज का मैक्सिमम टाइम रिवीजन करता था। जो करंट की चीज़ें थी वो एक तरीके से टॉप अप होती थी कि स्टैटिक से आपके 80, 90, 100 नंबर बन गए, और फिर आपने कुछ करंट के क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करी, जिससे आपके एक्स्ट्रा आपको एक मार्जिन मिला, आपके नंबर बने। पर जो बेस है वो हमेशा आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स होंगे। तो आप अपने स्टैटिक सब्जेक्ट्स को जितना स्ट्रॉन्ग हो सके उतना करें बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स। अब अगर हम रिविजन्स पे आए, तो व्हाट आर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स? तो पहले 1 या 2 बार आपको कोई भी बुक कवर टू कवर पढ़नी पड़ेगी, फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट लाइन। और जब आप उस बुक को तीसरी या चौथी बार पढ़ेंगे, तो जब आप उसको दूसरी बार पढ़ेंगे तो आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे। और जब हम तीसरी और चौथी बार उस सेम बुक को पढ़ने जाएंगे, तो हम बस उस अंडरलाइन या मार्क्ड कंटेंट को पढ़ेंगे, और इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिविजन्स कवर हो जाएं। मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं 3 से 5 बार रिवाइज कर पाऊँ अपने प्रीलिम्स के कंटेंट को बिफोर प्री, ताकि मैं उस चीज़ को रिटेन कर पाऊँ, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना विदाउट एडिक्वेट नंबर ऑफ रिविजन्स पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आपको प्रीलिम्स की तैयारी एक्चुअली में कब शुरू कर देनी है। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से ये मैटर करता है कि आपका एक्सपीरियंस लेवल इस एग्ज़ाम में कितना है। अगर आप एक कैंडिडेट हैं जो मल्टीपल प्रीलिम्स दे रखा है और क्लियर कर रखे हैं, तो आपके जो टाइम आपको डिवोट करना है वो प्रीलिम्स के लिए वो कम हो जाता है। आई थिंक कोई कैंडिडेट्स 1 से 2 महीने में भी इसको कर पाते हैं। परंतु अगर आप एक कैंडिडेट हैं जो अपना पहला प्रीलिम्स लिख रहे हैं, तो नंबर ऑफ रिविजन्स, प्रैक्टिस, जिस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, इन सबको मिला के 3 से 4 महीने डेडिकेशन के साथ आप प्री को दे सकते हैं। तो अगर हम अनुमान लगाएं तो दिसंबर तक हम अगर कोई नया एस्पिरेंट जून से अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है, तो दिसंबर तक अपनी प्रिपरेशन को मेंस स्पेसिफिक रखें। जनवरी विल बी द मंथ जहां हम थोड़ा सा मेंस और थोड़े से प्री को साथ साथ लेकर चल सकते हैं। वन फॉर अ न्यू एस्पिरेंट गिविंग फर्स्ट प्री, फरवरी से वो अपनी प्रिपरेशन को प्री मोड में ला सकते हैं।
So this was the first point of my preparation, which was dealing with static and revising it and making it strong. अब हम दूसरे पार्ट पर आते हैं जो कि मेरे हिसाब से था एक अच्छा PYQ एनालिसिस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस एग्जाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो चाहे वो मेंस का एग्जाम हो, हमारे एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करते हैं। तो व्हाट डू आई मीन बाय PYQ एनालिसिस? तो PYQ एनालिसिस से मेरे दो मतलब हैं। पहला तो ये कि PYQ एनालिसिस आपको बहुत स्पेसिफिक थीम्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। जब हम उन थीम्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तब हम उन पर्टिकुलर थीम्स को मैक्सिमम टाइम रिवाइज करके अपने मैक्सिमम मार्क्स लाने की अपॉर्चुनिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके साथ कुछ थीम्स डिस्कस करूं, तो अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री लें तो बुद्धिज्म, जैनिज्म एक बहुत ही कांस्टेंट थीम है। एक साल क्वेश्चन बुद्धिज्म से आएगा, एक साल क्वेश्चन जैनिज्म से आएगा। तो जो भी हम सोर्स फॉलो कर रहे हैं उसमें अगर हम बुद्धिज्म और जैनिज्म की बात करें तो हम उन चैप्टर्स को, उन चीज़ों को बड़े ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो अगर हम उन चीज़ों को काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे और उन पे क्वेश्चन आएगा तो उन पर मार्क्स लाने की जो हमारी अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाएगी। सेम अगर हम पॉलिटी पे आएँ तो वर्किंग ऑफ जुडिशरी, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ये चीज़ें भी हर साल रिपीट होती हैं और इनको भी हमें स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। इकोनॉमी में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी है, लाइक नीर, इन्फ्लेशन, डेप्रिसिएशन और अप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़, RBI मॉनेटरी पॉलिसी, इन चीज़ों पे भी हम देखेंगे कि क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं, तो इनको भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है। तो इस तरीके से PYQ एनालिसिस करके हमें समझ में आता है कि कौन से थीम्स हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और उनके रिपीट होने और उनके इस बार भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हम उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा होता है PYQ का एनालिसिस फ्रॉम एन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी एग्जाम में 100 क्वालिटी क्वेश्चंस को सेट करना अपने आप में एक चैलेंज है, जो कि UPSC के एग्जामिनर्स हर साल करते हैं। परंतु वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपने आप में एग्जामिनर एक हिंट छोड़ते हैं कि किस तरीके से वो क्वेश्चन को सही या गलत करने की, किसी सेंटेंस को, किसी ऑप्शन को सही या गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। इन चीज़ों को हम एलिमिनेशन टेक्निक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग, कई नाम से हम जानते हैं, बट ये हम बार बार PYQ एनालाइज करके ही सीखते हैं। तो जो भी यहाँ पर हम एलिमिनेशन टेक्निक्स की बात करते हैं, इट इज़ नथिंग बट एन रिगरस, बहुत रिगरस एनालिसिस ऑफ PYQ कि किस तरीके से फैक्ट्स को कभी घुमाया जाता है, डाटा को घुमाया जाता है, मैच द फॉलोइंग में क्रॉस मैचिंग की जाती है, या फिर पर्सनैलिटीज़ के कई बार नाम गलत दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ऑब्वियस फैक्ट जो आपको बिल्कुल सही लग रहा हो उसको किस तरीके से गलत करने की कोशिश की जाती है। जैसे मुझे याद है कि 2018 के आसपास शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तानसेन को टाइटल अकबर ने दिया था, एंड ये एक कॉमन सेंसिकल नॉलेज के हिसाब से बिल्कुल सही बात होती और शायद मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसको सही कर आते, बट जो एक्चुअली में एक रॉन्ग सेंटेंस था, उन तानसेन को जो टाइटल था वो अकबर ने नहीं दिया था। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को, कॉमन नॉलेज को, जो कि कॉमन सेंसिकल नॉलेज है, उसको भी कई बार UPSC गलत फैक्ट करके रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके की चीज़ों को एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से PYQ का एनालिसिस भी हमको अपने खुद की एलिमिनेशन टेक्निक्स और तरीके, ट्रिक्स, जो भी आप हम नाम देना चाहें, वो डेवलप करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से एक रिगरस एनालिसिस ऑफ PYQ हमें करना चाहिए। कितने साल का करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। तो जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, जहां सालम साल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है, तो उन सब्जेक्ट्स के हम PYQ एनालिसिस को लंबा लेके जा सकते हैं। हम 20 से 25 साल के PYQs को एनालाइज कर सकते हैं। पर जो करंट अफेयर्स रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, जिसमें सब्जेक्ट्स लाइक इन्वायरमेंट आते हैं, साइंस एंड टेक आते हैं, इनको हम पिछले 10 से 12 साल के PYQ एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें लगातार चेंजेस आ रहे हैं। तो उनके हम PYQs को 10 से 12 साल तक रख सकते हैं। तो एक रिगरस PYQ एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ एनी बुक, मैंने खुद दिशा पब्लिकेशन की एक PYQ की बुक आती है, वो फॉलो करी थी। तो आप भी इसी तरीके की एक PYQ एनालिसिस की बुक को फॉलो कर सकते हैं। जो थर्ड चीज़ जो मेरे लिए हेल्प करी वो थी प्रैक्टिस।
तो जब हम इनिशियल अटेम्प्ट में होते हैं तो हमें PYQ और टेस्ट सीरीज दोनों की बीच एक सामंजस्य बिठा के अपनी प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट डिक्रीज होते हैं, पर वो प्रैक्टिस हमेशा हमें करनी है। टेस्ट सीरीज में एक गलती जो शुरुआती अटेम्प्ट में शायद एक दो बार मैंने भी करी हो और काफ़ी एस्पिरेंट्स करते हैं, वो ये होता है कि वो टेस्ट तो दे लेते हैं बट उस टेस्ट को एनालाइज नहीं करते। जैसे अगर हम कोई टेस्ट 2 घंटे में पूरा कर रहे हैं तो उतना ही ज़रूरी हो जाता है उस टेस्ट को 2 से 4 घंटे बैठ के एनालाइज करना। जैसे कि मैं अपने शुरुआती अटेम्प्ट्स का आपको एग्जांपल दूं, तो जब मैं टेस्ट दे रहा था पॉलिटी के क्वेश्चंस में मैं कई बार फंडामेंटल राइट्स और DPSPs डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस को गलत करता था। मैं आर्टिकल्स को बहुत मिसमैच करता था। मैं भूल जाता था कि व्हाट इज एक्चुअली आर्टिकल 32, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 45, आर्टिकल 47। तो ये क्वेश्चंस जब भी किसी टेस्ट सीरीज का पार्ट होते थे प्रीलिम्स में, वो मैं एक गलती कर बैठता था। फिर जब मैंने उन टेस्ट को एनालाइज किया तो मुझे ये बात समझ में आई कि आर्टिकल्स के मेमोराइजेशन, खासकर जो कोर आर्टिकल्स हैं, मैं उनके मेमोराइजेशन में गलती कर रहा हूँ। तो मुझे उनको बार बार रिवाइज करना चाहिए, उनका रिवीजन बढ़ा देना चाहिए, या जब भी मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ या फिर दिन में जब भी मेरे को टाइम मिल रहा है, एक बार मैं उन आर्टिकल्स की लिस्ट को देख लूँ ताकि वो मेरे लिए हेल्पफुल हो। तो इस तरीके से जब भी आप कोई टेस्ट दें तो टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस। उसके बाद आप ये जाके देखें कि आपसे गलतियां कहाँ हुई हैं। कि आपने क्वेश्चन पढ़ने में तो गलती नहीं कर दी, आपने करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, कहीं आप बेसिक चीज़ों पे तो गलती नहीं करते कि आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट क्या है, कि आप मिडेवल और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को तो आंसर कर लेते हैं, कहीं आप एंशियंट हिस्ट्री में तो ज़्यादा गलती नहीं कर रहे, क्या वहाँ पे आपको मैक्सिमम रिवीजन की ज़रूरत तो नहीं है, क्या कहीं जल्दबाजी में तो गलती नहीं कर रहे हो, क्या आप बबलिंग में तो गलती नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें भी एनालाइज करनी होती हैं टेस्ट देने के साथ साथ। और इसी तरीके से जो टेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो भी आपकी नॉलेज, आपके सॉल्यूशंस हैं टेस्ट के, वो भी आपके नॉलेज बेस में एक इंक्रीमेंट लाते हैं। तो उनको ऐड करना अपने नॉलेज बेस में कि यार मैंने इस चीज़ के बारे में ये फैक्ट तो पढ़ा था, ये फैक्ट मेरी नॉलेज में नहीं था, अब ये फैक्ट ऐड हो गया, तो अब उस चीज़ के ऊपर मेरे पास और क्लैरिटी आ गई। तो जैसे 1957 की अगर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर एक क्वेश्चन है जो कि आपने पढ़ा हुआ था बट एक फैक्ट कोई उसका बहुत मिसिंग था आपके नॉलेज से, वो फैक्ट भी ऐड हो जाता है। तो टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस करनी है। इनिशियल अटेम्प्ट में आप 30 से 50 टेस्ट लगा सकते हैं। सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में वो टेस्ट कम होते जाएंगे, बट जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि सिर्फ टेस्ट लगाने पर ध्यान दें, टेस्ट को एनालाइज करने पर भी ध्यान दें। खुद मैंने अपनी पहली अटेम्प्ट में लगभग 100 टेस्ट लगाए थे, पर वो 5वीं अटेम्प्ट में आते आते 10 से 12 टेस्ट हो गए थे। 100 टेस्ट लगाने हैं या नहीं ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, बट 30 से 50 टेस्ट अपनी इनिशियल अटेम्प्ट्स में आप फरवरी के महीने से शुरू करके मई के महीने तक लगाएं। यही मेरी सलाह किसी ऐसे एस्पिरेंट को रहेगी जो अपनी इनिशियल 1-2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स देने की कोशिश कर रहे हैं। जो चौथी चीज़ के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो रहेगी एग्जामिनेशन माइंडसेट। इसको भी मैं 2 पार्ट्स में डिस्कस करूँगा। पहले कि किस तरीके से आप प्रीलिम्स को डील करें या किस तरीके से आप प्रीलिम्स के पेपर को डील करें, और दूसरा व्हाट शुड वी डू ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन और ए फ्यू डेज प्रीवियस टू डेट। तो हम पहले पार्ट पर आते हैं। मैं एक DKT के माध्यम से ये सबको बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स में जो बहुत अच्छे नंबर भी ला रहे हैं, जो प्रीलिम्स में टॉप भी मार रहे हैं, उनको भी प्रीलिम्स में 25 से 30 क्वेश्चंस के एग्जैक्ट आंसर फुल कॉन्फिडेंस के साथ शायद ना आते। मैं खुद प्रीलिम्स में कई बार अच्छा स्कोर कर पाया, बट मैं अभी भी ये नहीं बोलता था कि किसी प्रीलिम्स में मुझे 40 या 50 क्वेश्चंस के आंसर आते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको एग्जामिनेशन रूम में बैठकर 25 से 30 आंसर आपके मे भी सॉल्व हो जाए अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी करी हो, परंतु बाकी आंसर्स आपको किसी तरीके से अराइव करने की कोशिश करनी है, जहां आप अपनी स्टैटिक की नॉलेज, अपने राउंड्स ऑफ रिवीजन, अपनी करंट अफेयर्स की नॉलेज सबको माइंड में अप्लाई करेंगे और एक अपनी एलिमिनेशन टेक्निक्स, ट्रिक्स, PYQ एनालिसिस जो भी आपने किया है उन सबको अपने माइंड में सोचकर अप्लाई करेंगे और एक आंसर तक अराइव करने की कोशिश करेंगे। बट वो तभी हो पाएगा जब आप अपने माइंड को स्टेबल रख पा रहे हैं, आप शांत हैं, आप काम हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं प्रीलिम्स के माइंडसेट को लेकर। पहली बात तो ये एक्सेप्ट करना कि किसी को भी
25-30 से ज़्यादा आंसर नहीं आते हैं। आपने अच्छी तैयारी करी है तो आपको भी 25-30 ही आंसर आएंगे। बाकी आंसर्स पे आपको किसी तरीके से अराइव करना है। पहले हमको इस बात को एक्सेप्ट करना है। दूसरा, हमें इस बात को एक्सेप्ट करना है कि अगर हमने अच्छे से तैयारी करी है और अगर हमको पेपर हार्ड लग रहा है तो पेपर सच में हार्ड है। आपके साथ जो 6 लाख लोग बैठ के पेपर दे रहे हैं, सबको पेपर हार्ड लग रहा है, वो सिर्फ आप नहीं है जो जिसको पेपर हार्ड लग रहा है। और तीसरी चीज़ है रिलेटिविटी। प्रीलिम्स में ऐसा नहीं है कि 150 नंबर लाने हैं, 200 नंबर लाने हैं, आपको रिलेटिवली दूसरों से बेटर नंबर लाने हैं। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। मेरी 5 अटेम्प्ट से प्रीलिम्स की कट ऑफ 75 भी गई है जो 2023 में गई, और 92 समथिंग भी गई है जो शायद 2020 में थी। तो प्रीलिम्स की कट ऑफ पेपर के हार्डनेस के हिसाब से चेंज होगी। अगर हमें एग्जाम के अंदर बैठ के ये लग रहा है कि पेपर बहुत हार्ड है तो कट ऑफ गिरेगी। तो हमें दूसरों से रिलेटिवली बेटर करना है। ये नहीं है कि हमें 150 या 200 नंबर लाने हैं। तो इस फैक्ट को भी हमें अपने माइंड में रख के अपने आप को शांत रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू ग्रोइंग अ माइंड सेट विच इज वेरी स्पेसिफिक टू प्री, ताकि हम अपने ठीक आंसर तक एक शांत दिमाग के साथ पहुंच पाए। अब दूसरा एस्पेक्ट आता है कि प्रीलिम्स से कुछ दिन पहले क्या करें। जैसे प्रीलिम्स एग्जाम अब भी काफ़ी नज़दीक है, तो प्रीलिम्स से कुछ दिन पहले सबसे पहले तो कोई भी नया रिसोर्स ना उठाएं। आजकल मार्केट में हर चीज़ के बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं, बट आप अपने एक ही रिसोर्स पे स्टिक करें। बहुत सारे करंट अफेयर्स के सोर्स या फिर कोई दोस्त बोल दे यार ये बुक देख लो, ये चीज़ देख लो, ऐसी चीज़ों से बचे। अपने सोर्स पे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस रखकर उसी सोर्स को लेकर आप आगे बढ़ें। दूसरा, आपको ये कोशिश करनी है कि आपकी जो दिनचर्या है वो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के हिसाब से बिल्कुल सेट हो जाए। जैसे कि आप सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठें। आप अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उस टेस्ट को 9:30 से 11:30 के बीच या 10 से 12 के बीच आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप सी सेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस पर हम अभी बात करने वाले हैं, सी सेट की प्रैक्टिस आप दोपहर में कर रहे हैं क्योंकि आप दोपहर की गर्मी में ही सी सेट का एग्जाम दे रहे होंगे। आपका माइंड उन 2 टाइम्स, जो कि दिन का टाइम है और दोपहर का टाइम है, उस वक्त आपका दिमाग एक्टिव है, आपको नींद नहीं आ रही है, आप थका हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं। इन सब की आप ज़रूर कोशिश करें थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स के वक्त हमारे अंदर बहुत ज़्यादा मिक्स फीलिंग्स आती हैं। हमें ये लगता है कि हमें कुछ याद नहीं हो रहा, हम इतना पढ़ रहे हैं, सारे फैक्ट्स हम भूल जाएंगे, पता नहीं प्रीलिम्स पास भी होगा कि नहीं। ये फीलिंग्स हर कैंडिडेट में कॉमन है। तो इन फीलिंग्स से बचने के लिए हम थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगी अपने दिमाग को शांत करने में। नाउ कमिंग टू द ईव ऑफ प्रीलिम्स। ईव ऑफ प्रीलिम्स में भी हमारे अंदर काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस आ रहे होंगे, बट आपको मैं पर्सनली 5-6 बजे के बाद नहीं पढ़ता था ऑन दी प्रीलिम्स से एक दिन पहले, ताकि मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरे दिमाग को एक अच्छा 10 से 12 घंटे का रेस्ट मिल जाए, और उस रेस्ट के बाद मैं एक फ्रेश माइंडसेट के साथ प्रीलिम्स एग्जाम्स में बैठूं। तो हमने इतने सारे डाटा, इतना सारा फैक्ट याद किए होते हैं, हम इमोशनल राइड पर होते हैं एक तरीके से, तो हमारी बॉडी और माइंड को एक रेस्ट मिलना बिफोर प्रीलिम्स बहुत ज़रूरी होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बट ऑन द डे ऑफ प्रीलिम्स दिस स्मॉल थिंग्स ऑल्सो मैटर। अब हम डे ऑफ एग्ज़ाम पर आते हैं, तो डे ऑफ एग्ज़ाम में भी हमने कुछ चीज़ें पहले से ही प्रैक्टिस में लाई होती हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई टेस्ट दें तो हम उसको अपने रूम का एसी ऑन करके या कूलर ऑन करके या बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में ना दें, क्योंकि हमें गवर्नमेंट स्कूल का सेंटर मिलेगा जिसमें लकड़ी की बेंचेज होंगी जिन पे हमें पूरे दिन बैठना है, और गर्मी लग रही होगी। तो कई बार हम उस इन्वायरमेंट में अच्छे से अडेप्ट नहीं हो पाते हैं, पसीने आ रहे होते हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, और ये छोटी चीज़ें भी कई बार मैटर कर जाती हैं। तो अपने टेस्ट को भी आप उसी इन्वायरमेंट में दें जिस इन्वायरमेंट में आप प्री दे रहे हैं। दूसरा, जब भी आप टेस्ट दें तो बबलिंग की प्रैक्टिस, ओएमआर शीट फिल करने की प्रैक्टिस भी ज़रूर करें साथ साथ, क्योंकि कई बार ये छोटी गलतियां कि आपने ओएमआर गलत फील कर दी, आपने 1-2 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए, या फिर अगर आपने सीक्वेंस से उसको गलत फील्ड किया तो पूरी सीक्वेंस आपने वो गलत कर दिया, इसके भी रिपरकशंस काफ़ी होते हैं। ये कि आपको ओएमआर कैसे फिल करनी है, ये भी आपको अपनी प्रैक्टिस से पता चलेगा, जो आप लगातार टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लगातार जो आपने टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करे हैं, उनसे आपको ये भी पता लगेगा कि आपको एक्चुअल में टेस्ट कैसे देना है। मेरे ये स्ट्रेटेजी रहती थी कि मैं पहले 1 घंटे में 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ लूँ, और जो मेरे शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं उन पे मैं बबल कर दूँ।
अगले 30 मिनट में जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको पढ़ लूँ और फिर बबल करूँ और अगले 30 मिनट में एक और बार पढ़ लूँ। तो मैं 3 बार कोशिश करता था कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर के थ्रू गुजर जाऊँ और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कोशिश करता था कि 90 टू 95 के बीच नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, जहाँ मुझको थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ता था। पर प्रीलिम्स के पेपर में रिस्क कई बार रिवॉर्डिंग होता है, क्योंकि अगर आप एलिमिनेट करके ट्रिक्स लगा के अपने अप्लाइड नॉलेज लगा के दो ऑप्शंस के बीच कंफ्यूज्ड हैं, और अगर ऐसे 10 क्वेश्चन है जहाँ पे आप दो ऑप्शंस के बीच कंफ्यूज्ड हैं, आप 5 को अटेम्प्ट अगर आपके 5 भी सही हो रहे हैं तो आप पॉजिटिव 7-8 मार्क्स ही लेकर जाएंगे। तो उस चीज़ पर भी आप फोकस करिए कि ये स्ट्रेटेजी आप अपने टेस्ट के थ्रू बनाएंगे कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से फ़ायदा होता है कि आपको लिमिटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से फ़ायदा होता है। ये चीज़ पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मुझे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से हमेशा फ़ायदा हुआ, बट ये जो चीज़ है ये मुझे पता चली टेस्ट सीरीज देने के दौरान। बबलिंग की स्ट्रेटेजी मेरी ये रहती थी कि मैं साथ साथ ही बबल करता था। तो आप किस तरीके से बबल करेंगे, कितने बार क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, कितनी जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ये सब आपको आपकी प्रैक्टिस बताएगी, जो कि आपको फाइनल डे पर जाकर अप्लाई करना है। तो इसलिए ही प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फाइनल डे पर 2-3 चीज़ें, एक ये इंश्योर कर ले कि आपको अपने सेंटर की पूरी नॉलेज है कि आपका सेंटर कहाँ पर है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अजीब जगह सेंटर है तो एक दिन पहले शाम को जाकर उसको विजिट कर लें। वो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कंफर्ट रहेगा कि आई नो वेयर माई सेंटर इज, और मैं कल उस पर आराम से पहुंच जाऊंगा। दूसरा, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे एडमिट कार्ड हो गया, आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो गया, इनको आप मेक श्योर करें कि वो आपके पास हैं। एक ब्लैक पेन हो गया, उनको आप कभी ना भूलें। ये कई बार हम पैनिक मोड में आ जाते हैं जब ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं। लास्ट मोमेंट तक हो सकता है वो चीज़ हमारे पास आ भी जाए, बट वो पैनिक हमारे लिए बैकफायर कर सकता है। तो उस पैनिक मोड में भी कभी आने की हमको आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपनी सारी प्रिपरेशंस एक दिन पहले कर लें। इसके साथ साथ एक यूपीएससी का एक नया रूल भी आया है कि आजकल गेट क्लोजिंग जो पहले 10 मिनट पहले होती थी वो आधा घंटा पहले हो गई है। तो उस हिसाब से भी हमको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हम सेंटर हमेशा टाइम से अराइव करें। इसके साथ साथ एक एनालॉग वॉच अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर सेंटर पे घड़ी हो, हर क्लासरूम में घड़ी हो, वो घड़ी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दिखाए, या वो घड़ी ऐसी जगह लगी हो कि आपको बहुत आराम से वो नज़र आए। बार बार अपने सर को उठाकर घड़ी को देखना ये काफ़ी डिफिकल्ट कई बार टास्क हो जाते हैं। तो एक एनालॉग वॉच, क्योंकि डिजिटल वॉच अलाउड नहीं होती है, वो गर्मियों के दिन होते हैं तो एक वाटर बॉटल। अगर आप डिहाइड्रेट काफ़ी जल्दी हो जाते हैं तो आप ग्लूकोज या इलेक्ट्रोलाइट घोलकर भी एक वाटर बॉटल अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी मैटर करती हैं। बेसिक चीज़ों को हमेशा अपने साथ कैरी करना, टाइम से सेंटर पहुंचना, एडमिट कार्ड कभी ना भूलना, और घड़ी और वाटर बोतल जैसी चीज़ें अपने साथ लेके जाना, बहुत सारी कामनेस और बहुत सारा कॉन्फिडेंस कैरी करना, ये प्रीलिम्स के दिन आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो इन सब छोटी चीज़ों का भी फॉर द एग्जाम डे आप ज़रूर ध्यान रखें। अब एक चीज़ आती है कि प्रीलिम्स के जीएस पेपर 1 और सीसेट के पेपर में 3 घंटे का गैप होता है। तो उस 3 घंटे के गैप में क्या करें? मेरी एस्पिरेंट से यही गुजारिश रहेगी कि उस 3 घंटे के गैप में मोबाइल तो बिल्कुल ना चलाएं। कोई भी व्यक्ति जो बाहर बैठा है वो कभी भी पेपर का अच्छा एनालिसिस नहीं कर सकता, ट्रू एनालिसिस नहीं कर सकता। उनके हिसाब से हमेशा पेपर थोड़ा सा इजी ही होता है। असली एनालिसिस वही लोग करते हैं जिन्होंने वहाँ 2 घंटे बैठ के पेपर दिया है, वही आपके कॉम्पिटिटर्स हैं और उन्हीं से आपको अच्छे नंबर लाने हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बीच में नेट खोलते हैं और फिर टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या फिर इंटरनेट पे रिव्यू आने लगते हैं कि यार पेपर तो बहुत इजी था, या पेपर ऐसा था, पेपर वैसा था, और फिर हम अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, यार सब तो पेपर को इजी बोल रहे हैं, मेरा तो पेपर अच्छा गया नहीं। तो इस वजह से भी फिर आप एक स्पाइरल में चले जाते हैं, इमोशनल टर्मोइल आ जाता है वो 3 घंटे के लिए, और उस वजह से जो उसका आफ्टर इफेक्ट है आपके सीसेट के पेपर पे भी बहुत पड़ सकता है। तो वो भी आपको अवॉइड करना है। वो 3 घंटे का गैप है, उसमें आप कोशिश करें कि आप काम हो, थोड़ा कुछ खा पी लें, अपने आप को हाइड्रेट कर लें, बेसिक एक बार सीसेट के फॉर्मूलेज देख लें। उस समय हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, बेसिक फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लें, फिर से अपने आप को काम करें और अपने एग्जाम हॉल में वापस जाएं। एक बार हम शाम को वापस आ गए तो पेपर के एनालिसिस, आंसर कीज वगैरह वगैरह वो सब बाद में देखा जा सकता है, परंतु उन 3 घंटों में आप कोशिश करें
कि आप इन सब चीज़ों के पीछे ना पड़े, स्पेशली अगर आप पहली कुछ अटैम्प्ट्स में हैं, क्योंकि ये आपको काफ़ी नर्वस कर सकता है और उसका रिपरकशन सी सेट के पेपर में आ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें, ये कुछ एडवाइजेस मेरी तरफ से आपके लिए रहेंगी। तो किस तरीके से आप अपने माइंडसेट को डेवलप करें और प्रीलिम्स जैसे जैसे पास आने वाला हो, आप किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करें। अब मेरी स्ट्रेटेजी का जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा सी सेट। ओवर द ईयर्स ये चीज़ देखी गई है कि सी सेट का जो पेपर है उसकी हार्डनेस बढ़ती जा रही है। मैं पर्सनली सी सेट 4 बार बहुत कंफर्टेबली क्लियर किया, पर एक सी सेट का पेपर था 2022 में जो मैंने दिया था, उसमें मुझे हल्की सी डिफिकल्टी हुई थी, जिसमें मुझको लगा था कि लैक ऑफ प्रैक्टिस वाज अ रीज़न, जहां मैं शायद 2 बार सी सेट कंफर्टेबली क्लियर करने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। वो सी सेट का पेपर मैंने क्लियर किया, बट द मार्जिन वॉज नियरली 10 to 12 नंबर्स, जो कि बाकी एग्जाम्स के जब बाकी टाइम्स के कंपैरिजन में ऐसा था कि 66 अगर कट ऑफ है तो आई एम इजीली गेटिंग समथिंग अराउंड 100, बट उस टाइम मार्जिन काफ़ी घट गया था। तो उस टाइम मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि सी सेट के लिए प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैटर नहीं करता कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सी सेट की आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग जीएस पेपर 1 की कट ऑफ काफ़ी अच्छे से क्लियर करते हैं, परंतु वो सी सेट में रह जाते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं प्रीलिम से 2 महीने पहले आधा घंटा रोज सी सेट की प्रैक्टिस करता था। इसके लिए मैं YouTube वीडियोस का सहारा लेता था। अगर आप जाके YouTube पे टाइप करेंगे सी सेट प्रैक्टिस, सी सेट मैराथन, तो लंबे लंबे वीडियोस आ जाते हैं। वो पहले आपको थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आप ये चीज़ काफ़ी कर सकते हैं। बीच बीच पे हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार मैं सी सेट का एक टेस्ट भी लगा लिया करता था। या तो वो टेस्ट PYQ का फुल लेंथ टेस्ट होता था कि उठाया 2021 का पेपर उठा लिया, 2022 का पेपर उठा लिया और उसको लगा लिया, या फिर किसी टेस्ट सीरीज का टेस्ट होता था, आपने वो कर लिया। तो इस हिसाब से मैं मतलब प्रीलिम्स के एग्जाम तक 5-6 सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट भी दे लेता था और रोज आधा घंटा कोशिश करता था कि सी सेट के मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लूँ, कुछ प्रैक्टिस कर लूँ। अगर सी सेट आपके लिए एक डिफिकल्टी है तो आपको इन चीज़ों का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। एक तो अब सी सेट की तैयारी 3 महीने पहले शुरू कर दे। रोज आधे घंटे की जगह रोज 1 घंटा सी सेट की प्रैक्टिस करें, इंक्लूडिंग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और 10 से 15 सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट देने की कोशिश करें। अगर आप ये करेंगे तो सी सेट आपकी जर्नी में बिल्कुल भी एक बाधा के रूप में बाधा नहीं बनेगा। पर आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि आप सी सेट में कितने अच्छे और कितने वीक हैं, और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को तय करना है। एक एडवाइस मेरी तरफ से ये रहेगी कि जहाँ तक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस के क्वेश्चंस का सवाल है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस के क्वेश्चन के लिए आप ज़्यादा रिलाई करें यूपीएससी के PYQ पे, क्योंकि उनको पढ़ के आपको पता चलता है कि व्हाट यूपीएससी मीन बाय अजम्पशन, व्हाट यूपीएससी रियली मीन बाय इन्फरेंस, तो आप उन पर ज़्यादा रिलाई करें। मैथ के क्वेश्चंस के लिए आप यूट्यूब वीडियोस, टेस्ट सीरीज और PYQ के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस रहेगी सी सेट के लिए। अब जो बिल्कुल लास्ट चीज़ होती है, जो एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज़ कौन सी लगाएं, तो पहले तो मैं यही सबको बोलना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ में आपके जो मार्क्स आ रहे हैं और आपके जो प्रीलिम्स में मार्क्स आएंगे, उनका कोई भी कोरिलेशन नहीं होता। टेस्ट सीरीज आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि क्या आप 2 घंटे में 100 क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, आप डिफरेंट टॉपिक्स को एनालाइज कर पा रहे हैं, क्या आप आंसर पे अराइव कर पा रहे हैं। जो मेन आपका सोर्स रहेगा ऑफ क्वेश्चंस एनालाइजिंग या देखने के लिए कि आप कितनी आपकी तैयारी है, वो PYQ रहेंगे, ना कि टेस्ट सीरीज। बट स्टिल टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से फोरम की जो टेस्ट सीरीज रहती हैं वो काफ़ी अच्छी थी, इसके काफ़ी मतलब ठीक रहती हैं बाकी के कंपैरिजन में। इसके अलावा वाजीराम और विजन की टेस्ट सीरीज भी मैंने कुछ बार फॉलो की थी, जो कि ठीक ठीक है कंपेयर टू यूपीएससी का एग्जाम। कई टेस्ट सीरीज ऐसी होती हैं जो बहुत ऑफ होती हैं कंपेयर टू यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम, तो उस टेस्ट सीरीज को आप अवॉइड करें, क्योंकि उनको करने से आपका भी कॉन्फिडेंस कम होगा और उस कॉन्फिडेंस कम होने से आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो ये मेरा सजेशन रहेगा अबाउट टेस्ट सीरीज। अच्छे इंस्टीट्यूट्स की कुछ टेस्ट सीरीज को लगाएं और PYQ एनालिसिस करें। एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स का जो फियर है वो सबसे बड़ा हर्डल बनता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए।
तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस, मैक्सिमम पीवाईक्यू एनालिसिस को करके और कॉन्फिडेंस रख के और इस बात को समझ के कि प्रीलिम सबके लिए एक हर्डल है, सबके लिए हार्ड होगा, पेपर सबके लिए इक्वल है और आपको बस रिलेटिवली बेटर परफॉर्म करना है, अपनी कामनेस और कॉन्फिडेंस को हमेशा मेंटेन करते हुए प्रीलिम्स के एग्जाम को देखें। इट इज़ क्रैकेबल और आप, मेरी बेस्ट विशेज आप सबके साथ रहेंगी कि आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। इसके साथ साथ मैं डीकेटी को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि जब मैं एक नया एस्पिरेंट था तो अपनी स्टडी डिवाइस करने में जो डीकेटी के वीडियोस थे अब ऑफ वेरियस टॉपर्स, वेरियस पीपल हु आर एसोसिएटेड विद सिविल सर्विसेज, जो पहले भी सर्विसेज में हैं और इस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, वो एक बहुत अच्छी गाइडलाइन, एक गाइडिंग लाइट बने थे मेरे लिए। तो मैं ये आशा करता हूँ कि डीकेटी अपना वो रोल आगे भी निभाता रहे। थैंक यू वेरी मच।